पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। धर्मशाला में सुधीर शर्मा के मुकाबले कौन? भारतीय जनता पार्टी ने सुधीर शर्मा को काफ़ी वक्त पहले अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं तय कर पाई है। कांग्रेस केंद्रीय हाईकमान ने देवेंद्र जग्गी को चुनावी रण में उतारने के संकेत पिछले कल जरूर दिए हैं। पिछले कल से उनके टिकट के इंतजार में जग्गी समर्थक पलक पामड़े बिछाए बैठे हैं कि केंद्रीय हाईकमान से चिट्ठी आएगी, देवेंद्र जग्गी कैंडिडेट बनेंगे और उनका चुनाव प्रचार शुरू होगा। और ये इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनावी अधिसूचना पिछले कल जारी हो गई थी। इसके चलते नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पिछले कल ही शुरू हो गई थी। इस कारण केंद्रीय हाईकमान ने इंडिकेशन जरूर दिए थे कि देवेंद्र जग्गी का टिकट फाइनल किया जा रहा, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद केंद्रीय हाईकमान कांग्रेस का टिकट फाइनल नहीं कर पाई है। और अब जग्गी का टिकट लटकने से कई नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री की बहू शैलजा कटोच का नाम भी यहाँ पर चर्चा में आ रहा है। ऐश्वर्या कटोच की धर्मपत्नी हैं और उनका नाम जबरदस्त तरीके से चर्चा में चल रहा है। क्या वाकई धर्मशाला में देवेंद्र जग्गी का टिकट कटेगा? इसे लेकर ना केवल कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी चर्चा शुरू हो गई है। यही कारण है कि अब चंद्रेश कुमारी की बहू का शैलजा कटोच का नाम भी वहां से चल रहा है। इसके अलावा राकेश चौधरी, हरभजन चौधरी, विजेंद्र कर्ण के नाम भी प्रमुखता से उभर चुके हैं। भाजपा ने इस पूरे मामले पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को कोई कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है तो फिर केंद्रीय हाईकमान, कांग्रेस का हाईकमान सुधीर शर्मा को धर्मशाला में बिना मैच खेले वॉक ओवर दे दे, क्योंकि आज भी जग्गी समर्थकों को ये आस है कि शाम तक देवेंद्र जग्गी का टिकट घोषित कर दिया जाएगा और सुधीर शर्मा के मुकाबले देवेंद्र जग्गी ही चुनावी रण में होंगे। अब देखना यह है कि वाकई आज शाम तक जग्गी के टिकट का फैसला हो जाता है या फिर कांग्रेस वहां से चौंकाने वाला कोई दूसरा नाम तय करती है। निर्दलीय विधायकों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में आज निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के लेकर एक बड़ा फैसला आया और इस फैसले में हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि विधायकों का इस्तीफा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट मंजूर नहीं करेगा। ये उनके अधिकार क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आता। इस पूरे मामले पर कहा गया कि हमारे अधिकार क्षेत्र में ये मामला नहीं आता। इसे लेकर एक और बड़ी बात कही गई थी, क्या विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा मंजूर करने के निर्देश दिए जा सकते हैं? इस पर खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि डबल बेंच में दोनों ही न्यायाधीशों ने इस पर अलग अलग फैसला दिया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर करने से इनकार करते हुए सीधे स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट विधानसभा सदस्य के इस्तीफे स्वीकार करने की शक्तियां नहीं रखता। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर सहमति जताते हुए यह फैसला सुनाया। प्रार्थियों ने कोर्ट से विधानसभा स्पीकर को 23 मई के भीतर उनके इस्तीफे मंजूर करने की गुहार के आदेशों की गुहार भी लगाई थी। हालांकि स्पीकर को आदेश जारी करने की याचिका पर हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले में भिन्नता पाई गई। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट विधानसभा स्पीकर को इस तरह के निर्देश नहीं दे सकता कि आप विधायकों का इस्तीफा इतने समय में मंजूर करें, उनको निर्देशित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा चूंकि विधानसभा स्पीकर एक संवैधानिक इकाई है, इसलिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के तहत इस प्रकार का फैसला पारित नहीं कर सकता। लेकिन इसके विपरीत पीठ के दूसरे न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने इस मुद्दे पर भिन्नता दिखाते हुए विधानसभा अध्यक्ष को 2 सप्ताह के भीतर तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर करने पर उचित निर्णय लेने के आदेश पारित किए।
अब जाहिर तौर पर इस पूरे मामले की सुनवाई को लेकर खंडपीठ थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और दूसरे न्यायाधीश इसमें ज्योत्सना रिवाल दुआ थी। दोनों ने अलग अलग फैसला सुनाया। हालांकि एक फैसले पर सहमति जरूर थी कि इनका इस्तीफा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा, ये अधिकार क्षेत्र विधानसभा अध्यक्ष के पास है। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल था याचिका में कि आप स्पीकर को यह आदेश पारित करें कि आप इन तीनों विधायकों का इस्तीफा 23 मई पर मंजूर करें। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा आदेश हम स्पीकर को पारित नहीं कर सकते हैं। लेकिन खंडपीठ की दूसरे न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने कहा कि 2 सप्ताह के भीतर हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष इस पर 2 सप्ताह के भीतर अपना निर्णय दें और फैसले पर कोई निर्णय लें। अब जाहिर तौर पर जब खंडपीठ में इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनी, फिर ये मामला तीसरे न्यायाधीश को प्रेषित होना है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश इसमें अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब इस मामले को सुनवाई के लिए तीसरे हाई कोर्ट के तीसरे जज के लिए इस केस को प्रेषित करेंगे। लिहाजा अब तीसरे न्यायाधीश के फैसले पर निर्भर करेगा कि विधानसभा स्पीकर को इस्तीफे मंजूर करने संबंधी आदेश कोर्ट द्वारा जारी किए जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि अब इस मामले की तीसरे न्यायाधीश जिनकी नियुक्ति जिनको ऑथराइज करेंगे, मुख्य न्यायाधीश जिनको अधिकृत करेंगे, अब इस पूरे मामले को नए सिरे से सुना जाएगा। फिर वह ये निर्णय लेंगे क्या वाकई ही विधानसभा स्पीकर को ऐसा आदेश पारित किया जा सकता है या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर अगर पीछे देखा जाए तो 3 निर्दलीय विधायकों ने अपने इस्तीफे मंजूर न करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने की बजाय पहले विधायकों पर बाहरी दबाव होने की जांच करना जरूरी समझा था। इस दौरान इन विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और इस्तीफे बैकडेट से मंजूर करवाने के आदेश की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। निर्दलीय विधायकों का कहना था उन्होंने खुद जाकर स्पीकर के समक्ष इस्तीफे दिए। बहरहाल अगली खबर का रुख करें तो कल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल होने शुरू हो जाएंगे। कांगड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी अनंत शर्मा सुबह 11 बजे नामांकन भरेंगे। दोपहर 12 बजे बाद मंडी में युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह संसदीय क्षेत्र से अपना पर्चा भरेंगे। दोनों ही जगह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम मुकेश आज मंडी पहुंच गए हैं। 10 मई को हमीरपुर में सतपाल रायजादा का नामांकन होगा, जबकि 11 मई को शिमला में विनोद सुल्तानपुरी पर्चा भरेंगे। वहीं आज विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा लाहौल स्पीति से नामांकन पत्र दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भाजपा की तरफ से कंगना रनौत 14 मई को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगी। उधर लाहौल स्पीति से भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए बेचैन करने वाली खबर आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे रामलाल मार्कंडे अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने 13 तारीख को अपना नॉमिनेशन भरने का ऐलान भी कर दिया है। लाहौल स्पीति से डॉक्टर रामलाल मार्कंडा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपने फेसबुक के आधिकारिक पेज पर इसकी घोषणा कर दी। बाद में वीडियो भी जारी किया। उन्होंने साफ कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, यानी अब डॉक्टर रामलाल मार्कंडा अपनी ही पार्टी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने उन्हें टिकट ना देकर रवि ठाकुर को प्रत्याशी लाहौल स्पीति से बनाया था। इसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे सकती है। इस पर मार्कंडा समर्थकों की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन मार्कंडा को कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों से चर्चा की बात की, जिस पर यह तय किया गया कि रामलाल मार्कंडा अब लाहौल स्पीति के रण में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब मार्कंडा की दावेदारी के बाद अगर वाकई वे चुनावी रण में डटे रहते हैं तो लाहौल स्पीति में रोचक त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, यानी कि मार्कंडा के चुनावी रण में उतरने से पूरी तरह से सियासी समीकरण बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोटस ऑपरेशन के आज बिलासपुर में संकेत दिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज अपने गृह जिला बिलासपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस को चुनाव में हराना है। कांग्रेस ने भगवान राम मंदिर के निर्माण को लटकाने का प्रयास किया। ये लोग सनातन और राम विरोधी हैं। उन्होंने पन्ना प्रमुख को निर्देश दिए कि 1 जून को
1 जून से पहले घर घर जाकर माताओं, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों से आशीर्वाद लेना है ताकि लोकसभा की 4 सीटों के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव की 6 सीटें जीती जा सके। जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 10 सीटें यानी 4 लोकसभा, 6 विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों को जीतना है। नड्डा ने ये भी कहा कि भाजपा का निशाना कहीं और है। ये उनका संदर्भ जो भी हो, लेकिन सुनने वालों ने, सियासी पंडितों ने इस बयान को पूरी तरह प्रमुखता देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना कि हमें 10 सीटें जीतनी है, 6 विधानसभा, 4 लोकसभा, और इन सीटों के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारा निशाना कहीं और भी है। यानी कि राजनीति के जानकार बोल रहे हैं कि ये लोटस ऑपरेशन से जोड़कर देखा जा सकता। जेपी नड्डा का ये बयान, उन्होंने ये साफ संकेत दिए हैं कि 1 जून के बाद हम फिर अटेम्प्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश में लोटस ऑपरेशन का, क्योंकि जिस प्रकार से जेपी नड्डा ने ये संकेत दिए कि हमने 4 लोकसभा, 6 विधानसभा की सीटें जीतनी हैं और इसके साथ हमारा टारगेट, हमारा निशाना कहीं और भी है। यानी कि उनका कहना है कि ये राजनीतिक पंडितों का कहना, जो राजनीति की समझ रखते हैं, उनका कहना है कि जेपी नड्डा ने ये कहकर हिमाचल प्रदेश में अधूरे मिशन लोटस को पूरा करने के संकेत दिए हैं, इंडिकेशन दिए हैं। अब ये लोटस ऑपरेशन क्या सीएम सुक्खू के आगे क्या टिक पाएगा या फिर पहले की तरह फिर धराशायी होगा, या वाकई जो जेपी नड्डा ने कहा वो लोटस ऑपरेशन का इंडिकेशन था, या वे कुछ और कहना चाहते थे। क्योंकि जितना बड़ा नेता उतना बड़ा इशारा। जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर वे इस प्रकार का इंडिकेशन देते हैं तो जाहिर तौर पर सियासी गलियारों में धूम मचना तय है। बहरहाल मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू ने आज शिमला में अपने सरकारी आवास ओक ओवर में बैठकर चुनावी रणनीति बनाई। मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू आज पूरा दिन शिमला रहे। वह सुबह शिमला पहुंच गए थे, कल कुल्लू रुक गए थे, वेदर कंडीशन के चलते कल वह शाम को कुल्लू के भुंतर से शिमला के लिए उड़ान नहीं भर पाए थे। लेकिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली वापस जाना था, इसके चलते उन्हें सुबह सुबह शिमला पहुँचना पड़ा और बाकायदा कल्याणी हेलीपैड पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने उन्हें सी ऑफ किया, जिसके बाद वे सीधे ओक ओवर पहुंच गए। यहाँ शिमला संसदीय क्षेत्र के कुछ नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने ये मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को भी पता है, हिमाचल प्रदेश के लोग भी जानते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस्तीफा देने का कारण पिता वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को 2 गज की जमीन नहीं मिलना है। अपनी सरकार में मंत्री रहते हुए विक्रमादित्य सिंह अपने पिता, जो कि हिमाचल प्रदेश के इतने बड़े नेता हैं, 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्हें पूरा हिमाचल प्रदेश सबसे बड़ा नेता मानता है, उनकी प्रतिमा के लिए भी खुद मंत्री और उनके पुत्र 2 गज की जमीन वहां पर उपलब्ध नहीं करवा पाए। और विक्रमादित्य बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जयराम ठाकुर ने ये भी सवाल किया कि विक्रमादित्य सिंह 2 तरह की बातें करते हैं। सुबह उनका बयान कुछ और होता है, दोपहर को बदल जाता है, रात आते आते उनकी बात पूरी तरह से पलट जाती है। आपदा को लेकर भी जयराम सरकार पर लगाए गंभीर आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आपदा में तो यहाँ पर सुक्खू सरकार फेल हुई है। मंडी में आपदा राशि कांग्रेसियों के बीच बांटी गई। मंडी में कई सड़कों का मलबा अभी तक नहीं हटा। पिछले कल भी जयराम ठाकुर ने यह बड़ा सवाल किया था कि पिछली बरसात का मलबा अभी तक सड़कों से नहीं हटाया गया है। हिमाचल प्रदेश में 700 टीजीटी व हेडमास्टर्स जल्द लेक्चरर बनेंगे। शिक्षा विभाग ने प्रमोशन सूची तैयार कर ली है। आचार संहिता हटते यानी कि 6 जून के बाद इसकी सूची किसी भी समय वक्त जारी कर दी जा सकती है। सीनियोरिटी के आधार पर टीजीटी को ये तोहफा मिलेगा। चुनाव खत्म होते ही शिक्षा विभाग 4000 की भर्तियों का प्रोसेस शुरू कर देगी। 200 प्रिंसिपल के भी प्रमोशन से पद भरे जाएंगे। 3000 जेबीटी व टीजीटी के पदों पर भी भर्ती होगी। शिमला जिला में गोलीकांड ने पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश की चूलें हिला दी हैं। जमीनी विवाद को लेकर ठियोग के मतियाना में सगे चाचा ने भतीजे व 2 अन्य पर गोलियां दाग दी। ठियोग उपमंडल के मतियाना के चमरोत ठारू गांव में आज सुबह जमीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के परिवार के बीच गोलियां चल पड़ी, जिसमें सगे चाचा ने अपने ही भतीजे सहित 2 लोगों पर फायरिंग करके उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। चमरोत ठारू गांव के रहने वाले ध्यान सिंह
नामक व्यक्ति को अपने सगे भाई दुर्गा सिंह से काफ़ी सालों से ज़मीनी विवाद चल रहा था। दोनों परिवार अलग अलग रहते हैं। आज सुबह करीब 9:45 बजे ध्यान सिंह का भतीजा संदीप सिंह अन्य रिश्तेदारों लाल सिंह व शुभम के साथ पानी की पाइपें जोड़ने के लिए उसी के खेत में गया हुआ था, जिस पर इनके बीच विवाद चल रहा था। लंबे समय से ये विवाद का मामला था। दरअसल बताया ये जा रहा है कि जिस जमीन पर इनका झगड़ा हुआ है वहां पर ध्यान सिंह के भतीजे संदीप ने सेब का बगीचा लगा रखा है। संदीप इन्हीं पाइपों को जोड़ने के लिए गया हुआ था, लेकिन इस बीच ध्यान सिंह आ गया और दोनों परिवारों के सदस्यों के बीच विवाद शुरू हो गया। इस दौरान ध्यान सिंह ने गोली दाग दी, जिससे ध्यान सिंह के भतीजे संदीप व उसके रिश्तेदार लालू व शुभम की टांग व पांव में गोलियों के छर्रे लगे हैं, जिन्हें घटनास्थल से ग्रामीणों की मदद से ठियोग सिविल अस्पताल लाया गया। आरंभिक उपचार के बाद इन्हें आईजीएमसी शिमला में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी ध्यान सिंह को हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की जा रही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गोलियां ध्यान सिंह और उसके बेटे महेंद्र सिंह ने चलाई है। महेंद्र घर से अभी भी फरार है। उनका कहना है कि आचार संहिता के दौरान आरोपी के पास हथियार कहां से आया, ये बड़ा सवाल पीड़ित परिवार ने पूछा है कि उनके घर हथियार कैसे था जब यहां पर एमसीसी लगा था। हिमाचल प्रदेश समेत पूरे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड है, तो फिर किस प्रकार से हथियार वेपन उनके घर में था, ये वेपन पुलिस स्टेशन में जमा क्यों नहीं करवाया गया। आज शिमला के ढली में भट्टा कुपर के समीप सड़क क्रॉस करते समय एक ट्रक ने एक राहगीर को कुचल दिया, जिसके चलते मौके पर राहगीर की मौत हो गई। दरअसल संजौली टनल के समीप भट्टा कुपर में बाईपास पर एक टायर की चपेट में एक व्यक्ति आ गया, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के ओहदे साहनी के रूप में की गई। 48 साल के साहनी यूपी से 4 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के शिमला में दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए आए थे, जिन्होंने आज यहां पर दम तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश में कल से आंधी बारिश और तूफान चल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 9 से 10 मई को 4 जिलों में भारी बारिश होगी। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में अलर्ट जारी किया गया है। 11 से 13 मई के बीच बारिश व ओलावृष्टि होगी। इस दौरान समूचे राज्य में आंधी व बारिश आएगी। 14 मई को अनेक स्थानों पर भारी बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और येलो अलर्ट यानी कि सावधानी बरतने की बेहद ज़रूरत रहती है।